गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी के काव्य से चैप्टर 6 ऊषा के पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो आइए हम इस कविता का अध्ययन करने से पहले, इसकी व्याख्या को पढ़ने से पहले हम शमशेर बहादुर जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी को देहरादून में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह स्वयं को हिंदी और उर्दू का दोआब मानते थे। शमशेर बहादुर जी का पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से, रंग से, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है। यानी शमशेर बहादुर जी जो हैं, ये अपने एक कवि के रूप में अगर देखा जाए तो इनकी कविता जो कवि के रूप में इनकी जो बिंबधर्मिता है वह शब्दों से, रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कसीदाकारी की मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल समाप्त करता है बल्कि भाषातीत भी हो जाना चाहता है, अर्थात वह भाषाओं से परे हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। कहने का मतलब है कि शमशेर बहादुर सिंह जी जो हैं वो कविता की मूल भावना की चिंता करते हुए उसके माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से हट करके रचना करना चाहते हैं। कथा और शिल्प दोनों स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज ही अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से, संज्ञा और विशेषण से अधिक बल उन्होंने सर्वनामों और क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। इस तरह से इनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए शमशेर बहादुर सिंह जी को साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इस प्रकार इनकी मृत्यु अहमदाबाद में सन 1993 ईस्वी में हुई। इनकी जो रचना है, कुछ कविताएं, बात बोलेगी, इतने पास, अपने आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। ओके, तो ये था शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय। आइए हम इस कविता की व्याख्या देखते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला। इस प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्योदय से ठीक पहले की हर क्षण परिवर्तित होने वाली प्रकृति का चित्रण किया है। प्रातःकाल आप देखिए, सूर्योदय से जो पहले का दृश्य होता है आकाश में, वो बड़ी जल्दी जल्दी बदलता रहता है। हर क्षण, इसीलिए कहा गया हर क्षण परिवर्तित होने वाले प्रकृति का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। यहाँ कवि कहता है कि सुबह का जो आकाश था वह नीले शंख के समान दिखाई देता था। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे, यानी प्रातः काल का सुबह का जो आकाश था वो इस तरह नीला था कि वो शंख जैसे दिखाई दे रहा था। अर्थात इस प्रातः काल आसमान शंख के समान गहरा नीला प्रतीत हो रहा था। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। चूंकि प्रातःकाल वातावरण में नमी होती है और नमी होने के कारण प्रातःकाल का आकाश ऐसा प्रतीत होता है कि मानो राख से लीपा हुआ कोई चौका हो, जो नमी के कारण अभी भी गीला दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। और इसमें अब इन पंक्तियों में सूर्योदय का वर्णन किया है कवि ने।
कवि कहता है कि और जब सूर्योदय होता है और सूर्य क्षितिज से थोड़ा सा ऊपर उठता है। क्षितिज आप लोग जानते होंगे, मैंने पीछे भी ये शब्द कई बार आ चुका है, मैंने आपको बताया था। क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ पर आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि मिलते नहीं हैं। अगर कहीं आप ऐसे स्थान पर खड़े हो जाइए कि जहाँ पर दूर दूर तक कोई अवरोध ना हो, आपकी निगाहें दूर तक जा सकें, तो वहाँ आप देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वहाँ कुछ दूर जाने के बाद आकाश झुक सा गया है। तो वो आकाश झुक गया है, तो पृथ्वी और आकाश वहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो उसी को क्षितिज कहते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, यानी सूर्य का बिंब जब क्षितिज से, लाल बिंब, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो इसका बिंब जो होता है वो लाल रंग का हो जाता है, लालिमा धारण किए रहता है। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि जब सूर्य क्षितिज से थोड़ा सा ऊपर उठता है तो हल्की सी लालिमा आकाश में, पूर्व दिशा के आकाश में फैल जाती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे काले रंग की सिल, बहुत काली सिल, यानी काले रंग की सिल को जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, काले रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया गया हो। ठीक है ना, क्योंकि आकाश अब तक, जब तक सूर्योदय नहीं हुआ था, आकाश जो है वो नीला दिखाई दे रहा था, और नीला रंग जब अधिक गाढ़ा हो जाता है तो वो काले जैसा ही दिखता है। ऊपर आपने पढ़ा है कि प्रात नभ था बहुत नीला, यानी आकाश जो था वो गहरे रंग का नीला, नीले रंग में गहरा नीला, गाढ़ा नीला दिखाई दे रहा था। इसीलिए अब यहाँ नीचे कहा है कि बहुत काली सिल, और नीला रंग अभी मैंने बताया कि अगर बहुत अधिक गाढ़ा हो जाता है तो वो काले रंग जैसा दिखता है, काला दिखता है। इसीलिए अब यहाँ आकाश को कवि जो है वो काली सिल के समान मान रहा है। और जब सूर्य का बिंब आकाश में क्षितिज से थोड़ा ऊपर आता है तो चूंकि पूर्व दिशा में लालिमा फैल जाती है, छिटक जाती है, तो जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे काले रंग के आकाश को लाल केसर से धो दिया गया हो। ओके बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे की व्याख्या हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसका हम शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कवि ने प्रकृति का यहाँ मनोहारी चित्रण किया है, प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है वो खड़ी बोली है, ठीक है ना। सहज व सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। ओके, आइए अब हम इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, हाँ, लेकिन प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें, उनके पढ़ाई में भी कोई अवरोध ना उत्पन्न हो। हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम इन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। देखिए, यहाँ जो ये पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है, प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो सीधी सी अभी पहली दूसरी लाइन में आपने पढ़ा कि प्रातःकालीन आकाश की तुलना शंख से की गई है। क्यों? क्योंकि वह शंख के समान पवित्र माना गया है। आकाश जो है वो शंख के समान पवित्र माना गया है, इसीलिए उसकी तुलना शंख से की गई है। ओके, दूसरा है, कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा है। देखिए, राख आपने देखा होगा, राख आप जब भी देखिए तो चाहे वो कंडे की राख हो, लकड़ी की राख हो, कोयले की राख हो, कोई भी राख होती है, तो आप जैसे कि आप देखते हैं तो लकड़ी या कंडा जो है तो दूसरे कलर में होते हैं, जब ये जल जाते हैं तो दूसरे कलर में दिखते हैं, उनकी राख एक जैसी लगभग हो जाती है। लेकिन कोयला तो काले रंग का ही होता है। लेकिन जब भी आप जला हुआ कोयला देखिए
तो उसकी राख भी दो तरह में बट जाती है अपने आप। कुछ भाग काला रहता है और कुछ भाग सफ़ेद दिखता है। ये हर राख की विशेषता होती है, चाहे वो कंडे की राख हो, लकड़ी की राख हो अथवा कोयले आदि की राख हो। कोई भी राख देखेंगे तो कुछ हिस्सा उसका काला रहता है और कुछ हिस्सा सफ़ेद रहता है। ठीक है ना। तो कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? देखिए, कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका इसलिए कहा है क्योंकि भोर का नभ सफ़ेद व नीले रंग से मिश्रित दिखाई देता है। प्रातःकालीन जो आकाश है वह सफ़ेद व नीले रंग से मिश्रित दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसे राख से लिपा हुआ चौका कहा गया है। क्योंकि राख में भी अभी मैंने बताया कि कुछ अंश सफ़ेद होता है और कुछ अंश काला होता है। आकाश भी अत्यधिक काला है, गाढ़ा काला है, जैसा कि कवि ने पहली पंक्ति में ही कहा है। तो गाढ़ा काला होने के कारण वो नीला, गाढ़ा नीला होने के कारण वह काला दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं सफ़ेदी भी दिखाई दे रही है। इसीलिए कवि ने भोर के नभ को जो है वह राख से लिपा हुआ चौका कहा है। ओके। तीसरा प्रश्न, अभी गीला पड़ा है से क्या तात्पर्य है? देखिए, अभी गीला पड़ा है से तात्पर्य है कि चूंकि प्रातःकाल आकाश में यानी वातावरण में नमी होती है और इसी तरह जो तुरंत लिपा हुआ ताज़ा लिपा हुआ चौका होता है वो भी नमी के कारण गीला रहता है, इसीलिए अभी गीला पड़ा है। कवि ने इस तरह आकाश को कहा है या आकाश रूपी चौके को कहा है। ठीक, आइए हम चौथा और अंतिम प्रश्न देखते हैं। कवि ने प्रस्तुत अंश में किस समय का चित्रण किया है? इसको मैंने आपको प्रसंग स्वरूप पहले ही बता दिया। कवि ने प्रस्तुत अंश में भोर का चित्रण किया है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके अगले भाग को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।